तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करें। इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये करियर मित्रा की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले पीडीएफ कोर्स है, जिसमें आपको 1000 एमसीक्यू पर मंथ मिलेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है या फिर पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम है, सो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की बहुत ज़रूरत है कि आपको एनसीईआरटी कम से कम कवर अप होनी चाहिए और स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर अप होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने जो ये पूरा एमसीक्यू कोर्स बनाया है, इसमें इसी चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है कि जो एनसीईआरटी है वो पूरी आपकी कवर अप हो जाए और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके वो सारे पोर्शन कवर अप हो जाएं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो करंट अफेयर है उसको आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, और कम से कम 1.5 साल 2 साल के आसपास का करंट अफेयर है जो आपको कवर अप करना ही होगा। सो वो करंट अफेयर कैसे कवर अप होगा और वो स्टैटिक के साथ मर्ज होके कैसे होगा, सो वो सारी चीज़ें, वो सारे इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ इस कोर्स में सॉल्व आउट की गई हैं। आपको हर मंथ जो 1000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, और इसके माध्यम से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगी, करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा और स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर अप हो जाएंगी। सो इससे बेस्ट कोर्स आपको दूसरा कोई भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को परचेस करना, तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर दिखाई पड़ रहे हैं 9027281376 या फिर 6395649901, इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो सीरीज़ है घटना चक्र का उसको। दोस्तों आज के इस वाले लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर जो है सैंदव सभ्यता एवं संस्कृति यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसको यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये जो पूरा इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है ये आपका थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, हम सीधे एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वहाँ पर चलेंगे और उसके माध्यम से कोशिश करेंगे कि जो पूरा थ्योरी पार्ट है इसको कवर अप किया जा सके। बहरहाल फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे तुरंत जुड़िए। लिंक जो है उसका टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन करिए उसको। डेली आपको वहाँ पर क्विज भी देखने को मिलेगी और इसके अलावा करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो भी वहाँ पर शेयर किया जा रहा है। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस एमसीक्यू सीरीज़ को। दोस्तों पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। अब ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर। अब किस तरीके से? अब देखिए किसी भी अगर कंट्री की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें सपोज़, तो वो एक डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ का जो सोसाइटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इंडिया की सोसाइटी से या फिर और किसी गरीब देश की सोसाइटी से। रीज़न बीइंग कि वहाँ की इकोनॉमी साउंड है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो उसी तरीके से उनका कल्चर है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, वो सारी चीज़ें चेंजेस उसके अंदर देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दूसरी किसी कंट्री की बात करें जो कि डेवलपिंग नेशन है। सो ये यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अर्थव्यवस्था। सो वही चीज़ यहाँ पर थ्योरी पार्ट में दी हुई है कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे समाज भी चेंज होता चला जाएगा। चाहे हम खाद्य संग्रह की बात करें या फिर हम कृषि उत्पादन की बात करें, उद्योगों की या फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो वो सारी चीज़ें वैसे वैसे चेंज होती चली जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात करी गई है इसमें कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? अब ये सुमेरियन है, वैदिक है, सिंधु घाटी है या फिर मेसोपोटामिया। तो आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको ये आंसर ना पता हो। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर सही आंसर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। रीज़न बीइंग कि जो ये पूरा कल्चर डेवलप हुआ, ये सिविलाइजेशन था, ये पूरा डेवलप हुआ ये हड़प्पा जो साइट है उसके आसपास, और सिंधु रिवर वहाँ से निकलती है तो उसके आसपास का पूरा लोकेशन है जहाँ पर ये पूरा डेवलप हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला? हड़प्पा से प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। कालक्रमानुसार अगर हम बात करें या फिर कालक्रम की दृष्टि से बात करें तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि मिस्र और मेसोपोटामिया ये जो 2 सिविलाइजेशन है उसके कंटेम्पोरेरी है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। अब ये जो संबंधित है कौन से युग से? प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक युग? तो सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक का मतलब क्या है कि ऐसा पीरियड जिसके
मतलब जिसमें लेखन कला तो थी लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था और वो हमें कई प्रमाण भी मिले हैं उसके, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा पाया है, हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि अब वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो गैर आर्य यानी कि जो आर्यंस थे, आर्यंस से किस तरीके से डिफरेंट है सिंधु घाटी सभ्यता, ये बताना है। सो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वो कैसी थी, ग्रामीण। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है, इसमें बात करी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, नगर नियोजन है, लिपि है, या तांबा है, या फिर मृदभांड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मृदभांड, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे या फिर मिट्टी के घड़े समझ लीजिए। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो इसका पूरा कालक्रम देखा गया तो वो पहले का है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, मतलब जो बर्तन होते थे वो कैसे होते थे, लाल रंग के होते थे, उस पर काले रंग से चित्रकारी करी हुई होती थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं ये आर्यों से रिलेटेड समझे जाते हैं या फिर माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, अब ये किस तरीके से वैदिक सभ्यता से भिन्न थी ये आपको बताना है। सबसे पहले कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो ये आपने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा कि यहाँ पर नगर नियोजन बड़ा प्रॉपर था, नालियाँ थी प्रॉपर, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था इनका। ठीक है, दूसरा इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो ये तो आपको ऑब्वियस से पता होगा, भले ही हम उसको पढ़ नहीं पाए अभी तक, बट वहाँ से जो भी प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तो उससे साफ पता चलता है कि वो लोग कुछ ना कुछ लिखते थे, उनकी लेखन कला तो थी। इसके बाद इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये वाली बात भी सही है। देखिए, लोहे का ज्ञान तो बाद में आया है, और जब एक बार लोहे का ज्ञान आ गया, लोगों को पता चल गया लोहा किस तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जंगल के जंगल काट दिए और फिर धीरे धीरे महाजनपद बसते चले गए। उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ में और डेवलपमेंट होता चला गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये ऊपर के तीनों जो हैं ये तीनों ही सही रीज़न है। सो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें वो कैसी थी, ग्रामीण। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का जो ज्ञान था वो नहीं था, लोहे के ज्ञान का यहाँ पर अभाव था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, शिलालेख है, पुरातात्विक खुदाई है, उपर्युक्त सभी, या फिर पकी मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए अभी हमने ऊपर देखा है कि ये आद ऐतिहासिक काल की है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, मतलब यहाँ पर लेखन कला का विकास था लेकिन हम लोग आज तक उसको समझ नहीं पाए हैं। तो अगर हम समझ ही नहीं पाए तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी शिला पे लिखे हुए किसी लेख से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पाए अभी तक। और ना ही पकी हुई मिट्टी की मोहरें हैं उस पर अंकित लेख, मतलब लेख तो हम पढ़ ही नहीं पाए। तो ऑब्वियस सी बात है जो कि जब खुदाई हुई, पुरातात्विक खुदाई हुई, उसमें जो भी चीज़ें मिली उसके हिसाब से ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है इसमें बात करिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख अभी हमने देखा नहीं हो सकता, पुरातात्विक खुदाई एकदम होगा। ठीक है, ना ही ऑप्शन सी होगा ना ही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी ऑप्शन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहरें हैं। अब मोहरों पर लिखा हुआ लेख नहीं, मोहरें हैं। क्यों? क्योंकि मोहरों पर बहुत सारी चित्रकारी बनी हुई है और उस चित्रकारी की मदद से ही हम उसको समझते हैं। सो इसकी अगर आप थ्योरी देखेंगे तो आपको समझ में आया कि सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से तकरीबन 3000 से ज़्यादा मोहरें मिली और इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण साधन है ये। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों व विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। भले ही इस पर कुछ लेख नहीं है या फिर ये कहिए कि अगर है तो हम उसे समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली। इसी तरीके से यहाँ पर इनकी सभ्यता किस तरीके थी हम समझते हैं उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर कहिए हिस्टोरियन है और दूसरी तरफ उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बात कही, उसकी उत्पत्ति के बारे में जो बात कही, तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है एम रफीक मुगल। अब इनके बारे में है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ये बोला है किसने? एम रफीक मुगल ने। और यही यहाँ पर हमारा गलत है, क्योंकि एम रफीक मुगल ने ये बोला है कि भैया हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए, इनका पूरा विकास जो हुआ वो रावी नदी के किनारे ही हुआ है। वहीं अगर EJH मैके की बात करें तो इन्होंने बोला कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। मार्टिमर व्हीलर की बात करें, इन्होंने बोला पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है। ये भी यहाँ पर इनके बारे में सही है, जो इन्होंने बोला है वो ये वाली बात सही है, ठीक है। बट एम रफीक मुगल का यहाँ पर हमारा गलत दिया हुआ है। इसी तरीके से अमलानंद घोष की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के फलस्वरूप हुआ, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट दी हुई है, ठीक है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, तो इसके संदर्भ में हर किसी ने अपना अपना विचार प्रकट किया है। अब इसमें EJH मैके इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन यानी कि माइग्रेशन के कारण हुआ और इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन और मार्टिमर व्हीलर इन्होंने ये बोला कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें मार्टिमर व्हीलर, H गार्डन की या फिर आप बात करें EJH मैके की, तो इन तीनों लोगों ने बात करी है माइग्रेशन की, कि लोग माइग्रेट हुए या फिर सभ्यता का जो विचार था, जो आइडिया था वो माइग्रेट किया, ठीक है। तो अगर मैके की बात करें तो मैके ने ये बोला कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वो दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों का प्रवसन हुआ, उनका वहाँ से माइग्रेशन हुआ और इस तरीके से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई। वहीं अगर हम बात करें इतिहासविद जो आपके DH गार्डन है या फिर मार्टिमर व्हीलर, सेम इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ से सभ्यता के विचार जो हैं वो यहाँ पर आए, अब लोगों के थ्रू ही आए होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है कल्चर पूरा डेवलप हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अमलानंद घोष की, तो अमलानंद घोष का विचार क्या है? इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F वेल्स और रफ़ीक मुगल, ये जो विद्वान हैं ये स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। यानी कि इन लोगों ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से आए थे, इन्होंने बोला कि ये स्थानीय उत्पत्ति थी। अब इसमें एम रफ़ीक मुगल का मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा के लोग वेस्टर्न मेसोपोटामिया से यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये सब कुछ है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी है और आपको यहाँ पर कराना है मिलान। सबसे इधर साइड में आपको साइट दे रखी है और इस साइड में उनको जिन्होंने खोजा उनके बारे में है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हड़प्पा की, तो आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को ना पता हो कि दयाराम साहनी इसका सही मिलन होगा। वहीं हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर की जब आप बात करेंगे तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? BV लाल, ठीक है। वहीं तक्षशिला की बात करेंगे तो जॉन मार्शल, ये यहाँ पर इसका सही मैच होगा। हड़प्पा का होगा ये। हस्तिनापुर की बात करें तो इनका होगा BB लाल, ठीक है। इसके बाद अगर हम NG मजूमदार की बात करें तो NG मजूमदार का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, या फिर सही मिलन वो होगा आपका कौशाम्बी, ठीक है। ये यहाँ पर इसका सही मिलन रहेगा। आइए इसको देखते हैं।
कि ये टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। हड़प्पा की बात करें दयाराम साहनी, हमने ऑलरेडी देखा है। वीवी लाल की बात करें तो हस्तिनापुर, इसके अलावा तक्षशिला की बात करें तो जॉन मार्शल, और कौशाम्बी की बात करें तो एनजी मजूमदार। इस तरीके से ये यहाँ पर साथ में ये मैच रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है इसमें बात करिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, वैदिक संहिताओं से मिलते हैं, चांदी के आहत सिक्कों से मिलते हैं, या फिर वेस्टर्न एशिया की ताम्र पाषाण संस्कृति थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। अगर आप बात करें हड़प्पा वासियों की तो चांदी की जानकारी थी इन लोगों को, ठीक है। हड़प्पा में जो हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के निवासी थे, ये अलग अलग तरीके से यूज़ करते थे चांदी का। और ये लोग राजस्थान की जो जावर और अजमेर की खाने हैं वहाँ से चांदी का आयात करते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करिए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। अभी हमने देखा था कि लाल रंग के बर्तन होते थे, उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी करी हुई होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि जो लाल रंग है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करें तो इससे पहले एक बार थ्योरी भी इसकी देख ही लेते हैं, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलने वाला जो चाक होता था उसका यूज़ किया जाता था। जैसे जैसे सभ्यता सिविलाइजेशन जो थी वो मैच्योरिटी में पहुंची तो हाथ से चलाने वाले चाकों का यूज़ किया जाने लगा। मतलब पहले पैर से चलाते थे चाक, उसके बाद वो हाथ से चलाना स्टार्ट कर दिए। और डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक वैसे जिसके अंदर डिज़ाइन नहीं बनी होती थी और दूसरे ऐसे जिसके अंदर डिज़ाइन बनी होती थी, ठीक है। और रेत का भी मिश्रण किया होता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग के हो जाते थे, ठीक है। और इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करी जाती थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका, प्री आर्यन, यानी कि आर्यों से पहले से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर मात्र देवी की पूजा के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, और पशुपति के साक्ष्य भी मिलते हैं। सो कई सारी यहाँ पर देवी जी की जो मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर मिली हैं और मोहरों पर चित्र भी मिले हैं देवता के। सो इस तरीके से आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो ये गाय है, गेंडा है, बाघ है या फिर हाथी है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, गाय। गाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है जो मोहरें मिली हैं, बाकी हाथी, गेंडा और बाघ इन तीनों का मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्हूदड़ो है, सोहगौरा है, देसलपुर है या फिर कोटदीजी है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं है। चन्हूदड़ो आपने बहुत सुना होगा, कोटदीजी भी आपने सुना होगा। अब यहाँ पर हम सोहगौरा की बात करते हैं तो ये एक साइट यहाँ पर नहीं थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है, जबकि देसलपुर भी थी। अब सोहगौरा की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती रिवर के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव है और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख जो हैं वो मिले हैं और उसमें जो अभिलेख मिले हैं उसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये तीनों ही जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स हैं। चन्हूदड़ो और कोटदीजी आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ते हैं, सिंध प्रांत में, जबकि अगर देसलपुर की बात करें तो ये गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। तो ये चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको दो सूची दे रखी हैं। एक सूची में जो प्राचीन स्थल है वो दिया हुआ है, दूसरे में पुरातत्वीय खोज। अगर आप लोथल की बात करेंगे तो गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड ये यहाँ पर मिला है। आई होप कि ये वाला चीज़ आपको पता होगी। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर जुता हुआ खेत, इसके एविडेंस मिलते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर A2 हो जाएगा और B1 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखें धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ये भी यहाँ पर इस तरीके से मैच होगा। और इसके बाद अगर हम वनावली की बात करें तो यहाँ पर पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति
ये यहाँ पर मिली है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 2143, ये हमारा आंसर रहेगा। दैट मीन्स 2143 बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। देखिए आप लोग भी साथ में करते चले जाइएगा क्वेश्चंस को, तभी यहाँ पर कोई फ़ायदा होगा आपको करने का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जुते हुए खेत की जो खोज है वो कहाँ पर की गई। तो अभी हमने देखा है कालीबंगा जो है वो इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है इसमें बात करी गई निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो सही आंसर कालीबंगा जो अभी हमने देखा है। लास्ट दो क्वेश्चन एक से ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर ये दो सूची वाला आ गया है, इसमें आपको सूची जो है वो कूट की सहायता से मिलान करवाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए लोथल की बात करेंगे, डॉकयार्ड, ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर हो गया, बी जो है वो सेकंड के साथ मिल जाएगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत अभी तक आप कई बार देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल है, ये सबको पता होगा इसके बारे में, वेरी इजी। हड़प्पा की बात करें तो शवाधान R37 ये यहाँ से मिला है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा 1243 ये हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि 1243 आंसर रहेगा, तो वही यहाँ पर आंसर है। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर शवाधान R37 मिला, लोथल तो डॉकयार्ड है ही, इसके अलावा कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला और मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल की आइडल मिली है या फिर मूर्ति मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। हर एक वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चंस को लिया गया है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको एक बार रिवीजन हो जाए, और रिवीजन इस तरीके से हो कि आपको एहसास भी ना हो कितनी जल्दी ये खत्म हो गया, और धीरे धीरे करके हम पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जितने भी बुक्स हैं घटना चक्र की, उन सबको कवर अप करवाएंगे। सो डोंट बी वरी। आप लोग अगर अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े, चैनल के साथ सबसे पहले जुड़िए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लियो, कि वहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलते रहेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन नहीं भी मिल पाएगा तो एटलीस्ट वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो आ चुका है, ठीक है। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 21st क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।